बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता और हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। लेकिन कुछ अफराद व हज़रात ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मौत आती है तो ऐसा लगता है जैसे एक आलम को मौत आ गई। जब उन्हें मौत आती है तो ऐसा लगता है जैसे सारी कायनात पर उदासी छा गई। जब उन्हें मौत आती है तो ऐसा लगता है कि उनके गम में ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज और सितारे सब सोगवार हो गए हों। ऐसी ही मौतों में से एक मौत है जो अनकरीब वाक़ हुई है और वो है हकीमुल उम्मत मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला ताबसरा की मौत, जिनकी मौत पर यकीन करने को अभी जहन और दिल आमादा नहीं है। ऐसा लगता है कि न जाने कब उनकी मोहब्बतों भरी मुस्कुराहट और उनकी मीठी आवाज़ हमारे जहन और हमारे दिल को गुदगुदाने लगेगी। ऐसा लगता है न जाने कब उनका मोहब्बत भरा हाथ हमारे शाने पे आ जाएगा और वो हमसे गुफ्तगू करने लगेंगे। लेकिन ये हमारा ख्वाब है जो हकीकत में नहीं बदल सकता। हमने उस अजीम तरीन शख्सियत को खो दिया है जिसकी मोहब्बतें, जिसकी शफ़क़तें हमारी ज़िंदगी का बेशकीमती सरमाया थी। हकीमुल उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब क़िबला ताबसरा के ताल्लुक़ से मैंने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ दिए हैं और उन इंटरव्यूज़ में अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगूएँ की हैं। उनकी खिताबत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है, उनके इल्मी खिदमात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है, उनके खुतबात जुमा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है और उनके बेपनाह जो इल्मी खिदमात हैं उन पर रोशनी डाली है। लेकिन आज मेरा जी चाहता है कुछ ज़ाती बातें करूँ, वो बातें जो उनकी शख्सियत का हिस्सा थी, वो बातें जिनका ताल्लुक़ मेरी ज़ात से है और उनकी मोहब्बतों से है। मैं उस गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा सा था और लखनऊ आया सुल्तान मदारिस तालीम हासिल करने के लिए, तो उसके तकरीबन 2 या 3 साल के बाद ग़ालिबन 95 का वाक़या है, 1995 ईस्वी में मैंने अंग्रेज़ी सीखने के लिए गुफ़रा मआब की इमाम बारगाह के पहलू में एक कोचिंग सेंटर हुआ करता है, वो भी कोचिंग सेंटर। वहाँ मैंने इंग्लिश सीखने के लिए एडमिशन लिया और जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि वहाँ पर कोचिंग सेंटर के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल भी है, तो उस जूनियर हाई स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला था। तो वो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी मोहतरमा ज़रीन ख़ान साहिबा, तो मोहतरमा ज़रीन ख़ान साहिबा ने मुझसे कहा कि बेटा मेरी ख्वाहिश है मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँ और उनके दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह हो। मैं उस वक्त तक सिर्फ़ कल्बे सादिक साहब के नाम से वाकिफ़ था, ना मेरी कोई मुलाकात हुई थी उनसे और ना वो मुझे पर्सनली जानते थे। लेकिन जब हमारी मैडम ने इस बात का इजहार किया कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम शिया हो और वो भी शिया हैं और तुम उन्हें बुला सकते हो, तो तुम उन्हें बुला दो। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं कोशिश करूँगा। और उसके बाद मैं उनसे बात करने के बाद तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के ऑफ़िस पहुँच गया मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला से मुलाकात करने के लिए। जब मैं वहाँ मुलाकात करने गया तो काफ़ी लोग वहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए पहले से मौजूद थे। जब मुलाकात का मेरा नंबर आया और मैं हकीमुल उम्मत मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला के दफ़्तर में दाखिल हुआ और सोचने में पहुँचा जहाँ वो बैठे हुए थे, तो पहली बार जब मैं उनसे रूबरू हुआ, मैंने उनसे अपना तारुफ़ कराया कि मैं मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ हूँ, सुल्तान मदारिस से हाज़िर हुआ हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिस कोचिंग सेंटर में इंग्लिश सीख रहा हूँ उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में आप तशरीफ़ लाएँ और आपके दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह हो। तो कहा अच्छा बेटा आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत खुश हुए
اور کہا بڑی اچھی بات ہے، مدرسے کے طلباء اگر انگریزی سیکھیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں آج کے زمانے میں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، آج کے زمانے میں ترقی کرنا ہے تو انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں ضرور آؤں گا۔ اور کس تاریخ میں ہے آپ کے اینیول فنکشن؟ میں نے وہ تاریخ بتائی، انہیں وقت بتایا اور اس کے بعد وہاں سے میں چلا آیا۔ اب وہ دن آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں یہاں پر کہ فنکشن کے افتتاح کے لیے حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ میڈم نے مجھ سے کہا کہ جاؤ شفیق، آپ جا کر مولانا کو لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پابندی ہے وقت کے وہ قائل ہیں، ان کا جب وقت ہوگا میں اسی وقت جاؤں گا۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ وقت قریب آئے، کیونکہ قریب ہی میں آفس تھا مولانا کا اور قریب ہی میں اسکول تھا۔ تو میں اس انتظار میں تھا کہ جب ان کا وقت قریب آئے تو میں مولانا کو لینے کے لیے جاؤں۔ لیکن مولانا ہمارے فنکشن کے وقت سے 10 منٹ پہلے وہاں از خود تشریف لے آئے، اور جب وہ وہاں آئے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، ہماری مسرت کی انتہا نہ رہی۔ حکیم الامت مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا اور وہ یہاں تشریف لے آئے۔ آپ دیکھیے، اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے جانتے نہیں تھے، مجھ سے کوئی تعارف نہیں تھا، صرف مدرسے کا نام لیا اور تعارف کرایا اور ایک اسکول کی بات کی۔ ایک چھوٹا سا اسکول ہے، وہاں پر اینول فنکشن ہے اور اس میں آپ کو افتتاح کرنا ہے، تشریف لانا ہے۔ صرف خالی لفظ اسکول جہاں آیا، یعنی تعلیم کی قدردانی کا کیا جذبہ تھا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب کے اندر، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر آپ انہیں کہیں بھی بلا لیجئے، وہ ہر جگہ آنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور جب وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے روبی کوچنگ سینٹر یا روبی جونیئر ہائی اسکول میں آنے کے بعد جو تقریر کی ہے علم کی اہمیت پر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ معصوم بچے جو پوری طرح سے تقریر کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن مولانا کی زبان اتنی سادہ، سلیس اور اسی کے ساتھ ساتھ انداز بیان اتنا حسین تھا کہ وہ بھی محظوظ ہو رہے تھے، اور ہر چھوٹا اور ہر بڑا مولانا کی تقریر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری یادیں اور بہت سارے واقعات ہیں جن کا تعلق حکیم الامت مولانا قلبِ صادق صاحب قبلہ سے ہے، اور ان کی چھوٹوں کے ساتھ جو شفقتیں تھیں، وہ شفقتیں بھی یقینی طور پر قابل تحسین ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ کچھ دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ ہمارے وطن سانکری ضلع بلند شہر سے میرے پاس فون آیا کہ مولانا قلبِ صادق صاحب قبلہ سے حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی مجلسوں کا آپ وعدہ لے لیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں مجلسیں پڑھیں۔ میں مولانا قلبِ صادق صاحب قبلہ کے دفتر میں TMT میں پہنچا اور میں نے ان سے درخواست کی، قبلہ ہمارے یہاں سانکری میں ضلع بلند شہر میں جناب مسلم کی شہادت کی مجلسیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ خطاب فرمائیں۔ تو بے ساختہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ سانکری کے ہیں؟ میں نے کہا جی میں سانکری کا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن بیٹا میں سانکری نہیں جا سکتا، میں وہاں مجلس نہیں پڑھ سکتا، اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں گے ہم ہر جگہ مجلس پڑھ دیں گے، وہاں نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا حضور ایسی کیا بات ہے، آپ کو کیا شکایت ہے اہل سانکری سے، کیوں آپ سانکری نہیں جانا چاہتے؟ تو کہنے لگے بیٹا وہاں 2 جمعے ہوتے ہیں اور ہم نے بہت کوشش کی کہ وہاں 1 جمعہ ہو جائے، اور ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم اس پر راضی ہو جائیں گے اور وہاں 1 جمعہ ہوگا، اور مجھے بلایا اور میں وہاں مجلس پڑھنے گیا، اور اس کے بعد مجھ سے وعدہ کیا کہ اب یہاں 2 جمعے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب میں واپس آ گیا تو مجھے بعد میں اطلاع ملی کہ وہاں ابھی بھی بدستور 2 جمعے ہو رہے ہیں۔ اس بستی کے لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں وہاں جاؤں۔ بس ظاہر سی بات ہے کہ قبلہ نے ایسی بات کہی کہ پھر اس کے بعد میں بھی اصرار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد انجمن حیدری ہی کے ایک دوسرے پروگرام میں میں نے دہلی کے لیے انہیں دعوت دی، اور میں نے کہا قبلہ دہلی میں حیدری ہال برہمپوری ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اہل سنت والجماعت کافی بڑی تعداد میں ہے، تو وہاں کے اہل سنت والجماعت اور وہاں کے اہل تشیع یہ چاہتے ہیں کہ مجالس خطاب کرنے کے لیے اس بار آپ وہاں آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا دہلی میں چلا جاؤں گا، دہلی جانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اور میں وہاں اپنا وہ پیغام بھی دوں گا جو پہلے بھی میں دے چکا ہوں آپ کی بستی والوں کو۔ اور اس کے بعد وہ دہلی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے گئے، اور وہ تاریخ ساز مجلس سے خطاب کی
کہ वहाँ के मोमिनीन ने बताया, अंजुमन हैदरी के ज़िम्मेदारान ने बताया। उस ज़माने में अंजुमन हैदरी के प्रेसिडेंट मेरे चाचा मिर्ज़ा ज़रख़ाम अली साहब थे। मेरे चाचा जान ने मुझे बताया कि बेटा आज तक हैदरी हाल में कभी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, इतना मजमा नहीं आया जितना मजमा मौलाना कल्बी सादिक साहब क़िबला के ख़िताब को सुनने के लिए आया। और उन्होंने बताया शारा है आम तक मजमा होता था। हैदरी हाल में तो गुंजाइश ही नहीं होती थी। गली और कूचों में अहले सुन्नत वल जमात बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। और क्या रूहानी और इरफानी उनका बयान होता था, क्योंकि वो बात ही ऐसी करते थे मिल्लत को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ करने की और मिल्लत के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की। तो यहाँ इस वाक़े को नक़ल करने का जो मेरा मकसद है वो एक तो ये है कि वो जब जहाँ पहुँचे उनके नाम पे मजमा उमड़ के आता था। उसकी वजह क्या है? दूसरे फ़िरक़े और दूसरे मसलक के लोग भी उनका एहतराम क्यों करते थे? क्योंकि वो दिलों को जोड़ने की बात करते थे। उन्हीं ने कभी अपनी तकरीर से मुनाफ़रत नहीं फैलाई। उन्हीं ने हमेशा वो बातें की जो नफ़रत को ख़त्म करती हैं। उन्हीं ने हमेशा वो बातें की जो लोगों को एक दूसरे से करीब लाती हैं, खा वो हिंदू मुस्लिम हो या शिया सुन्नी हो। उनकी कोशिशें रही कि हमेशा सब एक हो जाएं। इसी हवाले से शिया सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से मुझे एक और वाक़या याद आ गया जब गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि एक बार यहाँ के कुछ दानिशवरों ने यह तय किया कि शिया सुन्नी उलमा में इत्तेहाद कराया जाए, उन्हें करीब लाया जाए। जब उलमा करीब आएंगे तो अवाम भी करीब आएगी। और इसके लिए यूनिटी कॉलेज का इंतखाब हुआ कि मीटिंगें उसकी यूनिटी कॉलेज में होंगी। और यूनिटी कॉलेज में मीटिंगें होने लगी। कुछ हज़रात को शिया फ़िरक़े के मुंतखब किया गया और कुछ हज़रात को अहले सुन्नत वल जमात के मुंतखब किया गया। उसमें उलमा भी थे, दानिशवर भी थे और उसमें नौजवानों में मुझ तालिब इल्म को भी नुमाइंदगी दी गई और मैं भी उसमें शामिल होता था। उस ज़माने में मेरे एक दोस्त थे, उनसे मेरे ताल्लुकात नाखुशगवार चल रहे थे किसी वजह से, तो हम उनसे बात नहीं करते थे, वो हमसे बात नहीं करते थे और वो भी उस मीटिंग में वो भी वहाँ मौजूद होते थे। तो जब वो भी होते थे हम भी होते थे, हम लोग आपस में गुफ्तगू नहीं करते थे। कल्बे सादिक साहब को बुलाने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि हम दोनों आपस में गुफ्तगू नहीं करते। मीटिंग के बाद दोनों का हाथ पकड़ा और अपने ऑफ़िस के अंदर लेके गए और ऑफ़िस में ले जाने के बाद कहा कि आप लोग शिया सुन्नी इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, दोनों मसलकों को मिलाने की बातें कर रहे हैं। जब आपस में आप में इत्तेहाद नहीं है तो मिल्लत में क्या इत्तेहाद होगा? पहले अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म कीजिए, अपने झगड़े ख़त्म कीजिए, अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म कीजिए, तभी तो उम्मत के झगड़े और इख्तिलाफ़ात ख़त्म होंगे। ये कहकर दोनों को गले मिलवा दिया। तो ये कल्बे सादिक साहब की ऐसी न जाने कितनी बातें और कितनी खूबसूरत हिकायतें हैं जो जहन में ताज़ा हो रही हैं आज। इसी तरह से एक और वाक़े का ज़िक्र करना चाहूँगा। एक बार मैं इलाहाबाद जा रहा था, ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उस ट्रेन में एसी एक ही कोच होता है, तो मैं पीछे वाले दरवाजे से चला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे नहीं खबर थी कि इसी ट्रेन में हकीम मोहम्मद मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला भी सफ़र कर रहे हैं। थोड़ी दूर जब ट्रेन चली और एक स्टेशन पर रुकी तो मैं चाय की तलाश में स्टेशन पर उतरा। चाय वाला मुझे नज़र नहीं आया तो मैं आगे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ गया। अब जो मैं चला तो सामने देखा आगे हकीम मोहम्मद मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला बैठे हुए हैं और चाय वाला भी वहीं मौजूद है और वो चाय निकाल कर हकीम मोहम्मद मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला दे रहा है। मैंने सलाम किया, वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मेरी खैरियत पूछी और उसके बाद अपने पास वाली सीट पर मुझे बैठा लिया कि यहाँ बैठिए, आइए आप भी चाय पीजिए। हमने उनके साथ चाय पी और जब हम चाय पी चुके तो हमने कोशिश की कि हम चाय वाले को पैसा दें और क़िबला की कोशिश थी कि वो चाय वाले को पैसा दें। तो उन्होंने जब चाय वाले को पैसे दिए तो 500 का नोट उनके पास था और चाय वाले के पास 500 रुपये के खुले नहीं थे। तो मैंने कहा हुज़ूर देखिए अब तो ये सादत मेरे हिस्से में आ रही है, मुझे देने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह आप दे दीजिए। मैंने चाय के पैसे दे दिए। जब मैंने चाय के पैसे दे दिए चाय वाला चला गया तो उन्होंने वो 500 का नोट जो चाय वाले के लिए निकाला था और उसके पास खुले नहीं थे वो मेरी जेब में डाल दिया। जब वो मेरी जेब में डाल दिया तो मैंने कहा कि हुज़ूर ये मैं नहीं ले सकता। तो कहने नहीं बेटे आप छोटे हैं, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं मेरी तरफ से रख लीजिए आप। और ये कहकर ज़िद करके वो 500 का नोट मेरी जेब में डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जब उस सफ़र से वापस आ गया तो मैं वहाँ से आने के बाद जितने पैसे हमने चाय के दिए थे वो पैसे उसमें से काट करके बाकी पैसे के लिफाफे में रख कर फ़ोन कर कर मौलाना कल्बे सादिक साहब से मिलने का वक्त लेकर और यूनिटी कॉलेज उनसे मिलने के लिए पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, मुलाकात की, चाय पी, बातें की और जब हम आने लगे तो हमने वो लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया कि क़िबला ये वो ज़ायद पैसे हैं
जो वहाँ आपने 500 की मुझे दिए थे और उसमें से बच गए थे। तो उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, कहने लगे अच्छा रुकिए, ये कहा। और उसके बाद फिर वहीं पर एक उनके जिस ऑफिस में बैठते हैं पहलू में एक रूम है, उस रूम में गए, वापस आए, एक दूसरा लिफाफा मेरी जेब में डाल दिया। कहने लगे ये रख लीजिए आप। मैंने कहा ये क्या है, मैं तो आपको वापस करने के लिए आया था। कहने लगा हाँ आपने वापस कर दिया, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और अब मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैंने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें 1000 रुपये रखे हुए थे। यानी 500 में वापस करने आया था, उसमें 500 और मिला करके उन्होंने 1000 रुपये करके वो मुझे वापस कर दिया और कहा बेटा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, इनाम है, तुम छोटे हो, छोटे कभी इस तरह की बातें नहीं करते, बड़ों को पैसे नहीं देते, इसको रख लीजिए, ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। ये कहकर उन्होंने मुझे खामोश कर दिया और फिर मुझे मजबूरन वो पैसे लेना पड़े। तो वो पैसे जो उन्होंने दिए थे मुझे, यकीन जानिए वो एक मुद्दत तक मैंने अपने पास संभाल के रखे कि मेरे लिए वो तबर्रुक है मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से दिया हुआ। उसे बहुत दिन तक मैंने संभाल के रखा, लेकिन फिर एक मरहला ऐसा आया कि वो बाद में मुझसे शायद किसी मौके पे ख़र्च हो गए। मैं जब भी उनकी मोहब्बतों और शफ़क़तों के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मेरी आँखें नम हो जाती हैं। मैं उनके हवाले से किन किन यादों का तज़किरा करूँ, यहाँ एक और वाक़े का ज़िक्र करना चाहता हूँ। और वो वाक़या बहुत ही अहम वाक़या है मेरी ज़िंदगी का। वो वाक़या ये है कि मेरे पीएचडी के एक सुपरवाइज़र थे और वो मेरे पीएचडी के कुछ कागज़ात पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। वो किसी बात को लेकर के नाराज़ थे। मैंने एक अपने उस्ताद पर मज़मून लिखा था और वो उन्हें नागवार गुज़रा था, तो उसके बाद से वो मुझसे नाराज़ थे। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे पास जो ज़राए थे मैंने उन ज़राए का इस्तेमाल किया और मैंने उनके करीबी अहबाब, मुताल्लिक़ीन और बरादरान को इस मसले में डाला और उनसे गुजारिश की कि वो हमारे उस्ताद को राज़ी कर लें और अगर मुझसे कोई ख़ता हुई है तो वो उसे माफ़ कर दें। लेकिन उन्होंने ना अपने बड़े भाई की बात मानी, ना अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त की बात मानी और न दीगर अहबाब की बात मानी। जब किसी की बात नहीं मानी, मेरे जहन में आया कि इस मसले में हकीमुल उम्मत मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला मेरे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और बस मैं उसके बाद मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला को फ़ोन करके उनके ऑफिस यूनिटी कॉलेज पहुंच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनके पास भीड़ लगी हुई थी मिलने वाले लोगों की, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, हमेशा हुआ करते थे। सो उस दिन भी मौजूद थे उनके पास काफ़ी लोग। तो कहने लगे बेटा बताओ क्या बात है, कैसे आना हुआ। मैंने कहा क़िबला मुझे एक बहुत पर्सनल बात करना है आपसे। कहने लगे बोलो। हमने कहा नहीं मैं सबके सामने नहीं कर सकता। कहने लगे अच्छा। फिर वही जो उनके दफ्तर के पहलू में रूम था वो मुझे उसमें लेके गए। बोलो बेटा क्या बात है। मैंने पूरा माजरा उनको बताया कि इस तरह से हमारे उस्ताद हमारे एक मज़मून के ताल्लुक़ से नाराज़ हैं और वो मेरे पीएचडी के कुछ अहम कागज़ात पर दस्तखत नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप फ़ोन कर दें और मैं उनके पास चला जाऊँ तो वो मेरे इस फॉर्म पे दस्तखत कर दें। तो कहने लगे बेटा क्या लिखा था आपने मैगज़ीन लेके आए, जो मज़मून आपने अपने उस्ताद पे लिखा था दूसरे जिन उस्ताद से वो नाराज़ थे। तो मैंने कहा जी मैं लाया हूँ। मैंने वो मज़मून दिखाया, वो उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद बोले कि बेटा ऐसा है मैं फ़ोन नहीं करूँगा, ये तुम्हारे कैरियर का मामला है, ये तुम्हारे मुस्तक़बिल का मामला है, मैं ख़ुद तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं उनसे दस्तखत करा के लाऊँगा आपके इस फॉर्म पर। ये कहा वो ऑफिस से बाहर निकले, वो दफ्तर से बाहर निकले और उन्होंने नजमी भाई को जिम्मेदारी दी कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप उनकी शिकायतें या इनकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो दूर करें और इनकी बातें सुनें। और मुझे इस वक्त मौलाना के साथ ज़रूरी काम से जाना है, मेरे ड्राइवर को बोलिए गाड़ी लगाए। यह कहकर वो बाहर निकल आए और उसके बाद मेरे साथ अपनी गाड़ी में बैठे, मुझे लेकर मेरे फार्म को लेकर उन प्रोफेसर के घर पहुँचे। उनके जब घर पहुँच गए तो कहने लगे बाहर पहुँचकर कि बेटा ऐसा है आप गाड़ी में बैठिए और जब मैं ज़रूरत महसूस करूँगा तो मैं आपको बुला लूँगा और आप आइएगा, आप माफ़ी मांग लीजिएगा, कभी कोई गलती मुझसे होगी, आपकी दिलासारी हुई है तो उसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी का खासदार हूँ। और उसके बाद मैं उनसे कहूँगा भैया इस पर साइन कर दीजिए।
ये कहकर मुझे गाड़ी में बैठाकर वो उन प्रोफेसर साहब के घर चले गए। उसके बाद जब वो काफ़ी देर के बाद, तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद बाहर आए तो बहुत ठंडी सी एक उन्होंने सांस ली लंबी। उसके बाद गाड़ी में आके बैठ गए। कहने लगे चलो बेटा। हमने कहा क्या हुआ हुजूर, क्या दस्तखत कर दिए? बोले नहीं बेटा, उन्हीं ने दस्तखत नहीं की, आपकी बेशुमार बुराइयाँ की। और मैंने कहा कि ठीक है, वो दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, उसके बावजूद भी अगर मैं उनकी सिफारिश के लिए आया हूँ तो मेरे कहने से आप इस पर दस्तखत कर दें। तो उन्हीं ने कहा कि आप क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, आपका एहतराम करता हूँ, मगर इस मसले में आयतुल्लाह सिस्तानी भी अगर आ जाएंगे तो मैं दस्तखत नहीं करूँगा। तो बेटा, मैंने जाहिल तो बहुत देखे हैं, मगर पढ़ा लिखा जाहिल पहली बार देखा है। अब आप इस मसले को भूल जाइए, शायद आपके फार्म पे दस्तखत कभी भी नहीं करेंगे। तो वो दस्तखत हुए या नहीं हुए वो एक अलग मसला है, लेकिन जिस जज्बे के साथ मौलाना कल्बे सादिक साहब मेरे साथ गए, जितना कीमती वक्त उन्होंने दिया, एक कसीर तादाद मिलने वालों की उनके ऑफिस में बैठी हुई थी, उन सबको छोड़कर मेरे साथ जिस तरह से वो आए, जबकि मैंने उनसे सिर्फ दरख्वास्त दी थी कि आप फ़ोन कर दें। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ खुद चलेंगे और इस तरह से मेरी पैरवी करेंगे। तो वो जज्बा उनका और वो उनका मोहब्बत आमेज़ सलूक को मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक याद रखूँगा, और उनकी शफ़क़त और उनकी मोहब्बतें कभी फरामोश नहीं कर सकता। हकीमुल उम्मत मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला से हमारे बाज़ मवाक़िफ़ पे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी हुए। वो कभी भी इसका बुरा नहीं मानते थे। वो तनकीद को हमेशा पॉजिटिव वे में लेते थे, और जब भी मिलते थे कहते थे बेटा आपका बयान मैंने पढ़ा, आपकी कुछ बातें अच्छी थी, मुस्कुराते थे और ये कहते थे कुछ बातें अच्छी थी। यानी जो हम लिख रहे हैं उनके नज़रिए से इख्तलाफ कर रहे हैं, उसके बावजूद वो सराह रहे हैं। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगर बहुत कम लोगों के पास होता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका ज़र्फ़ बहुत तंग होता है, और ऐसे आला ज़र्फ़ भी होते हैं कि आप कोई भी तनकीद कीजिए उनके हवाले से, वो हमेशा उस तनकीद का इस्तक़बाल करते हैं, खुले जहन से उस पर सोचते हैं। तो हकीमुल उम्मत मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सरनुगू होकर भरा करती है पैमाने। हमने एक इल्म व अदब का आसमान था, तहज़ीब व सक़ाफ़त का दबिस्तान था, जिसे ग़ुफ़रान के इमाम बाड़े में दफन कर दिया है। कल्बे सादिक साहब क़िबला को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। उनकी मोहब्बतें और उनकी शफ़क़तें हमेशा याद